Good morning, students. Class 11th. You are welcome on Nirmal app, and we are running on chapter number 19, excretion यानी उत्सर्जन और उत्सर्जी उत्पाद। इसमें हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है और उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं। देन उसके बाद हम स्टडी कर चुके हैं वृक्क की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और वृक्क के अंतर्गत वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन्स की संरचना। आज हम बात करेंगे आपके साथ में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में कि जो वृक्क होते हैं, जो किडनी होती है, वो किस प्रकार से मूत्र का निर्माण करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो टुडे आपका जो टॉपिक है वो रहेगा यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। कैसे होता है मूत्र का निर्माण? देखिए, कल आपने वृक्क नलिका पढ़ी थी। वृक्क नलिकाएं जो होती हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, उनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है एक वृक्क में। वे सभी मिलकर वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाते हैं और उनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। रक्त का क्या होता है? छनना होता है, छनता है रक्त, ब्लड फिल्ट्रेट होता है। और जब रक्त छनता है तो उससे मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण किससे हुआ? रक्त के छनने से हुआ, ब्लड के फिल्ट्रेशन से हुआ। तो ब्लड के फिल्ट्रेशन से हुआ। तो 3 स्टेप यहां पर बताए गए हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का। पहला जो स्टेप है उसका नाम होता है परानिस्यंदन। निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा जो स्टेप होता है जिसका नाम होता है चयनात्मक, चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण यानी कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है श्रवण या सीक्रेशन। तो स्टूडेंट्स, हम इन 3 पॉइंटों की बात करेंगे आपके साथ और इन 3 पॉइंटों से हम लोग मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की मूत्र किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परानिस्यंदन के बारे में। जैसा कि आपने कल डायग्राम पढ़ा था और उस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये पोजीशन आपने स्टडी की थी। बोलिए, की थी कि नहीं की थी? और यहाँ पर अभिवाही धमनिका आई थी, यहाँ से अपवाही धमनिका निकल गई थी, बीच में ग्लोमेरुलस बन गया था। बोलिए, कल यही स्टडी किया था, ठीक है। तो अभिवाही धमनिका जो यहाँ से आई थी, जो ब्लड का तेज प्रेशर लेके आ रही है, ज्यादा गति से ब्लड यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इसका ल्यूमन बड़ा है, जबकि अपवाही धमनिका जो होती है वो ब्लड को निकाल करके ले जा रही है, जिसका लूमन जो है वो छोटा है, स्मॉल है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि तेज गति से ब्लड आता है, ब्लड यहां पर सर्कुलेट होता है ग्लोमेरुलस में। यू नो वेरी वेल कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो यहां पर जब ब्लड आता है तो सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने से यहां पर क्या होता है कि ब्लड कुछ समय के लिए रुकता है और साथ में ये जो बोमन संपुट है, जो बोमन कैप्सूल है, मैं आपको कल बोल चुका हूं, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है और इसके बीच में पदाणु लगे होते हैं। ये तीनों के तीनों मिलकर, कौन कौन से 3 मिलकर? ग्लोमेरुलस, पदाणु या पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स, ठीक है ना, और बोमन संपुट की दीवारें, बोमन कैप्सूल की दीवारें। जो बोमन संपुट है वो बोमन संपुट की दीवारें हैं, वॉल्स, ये तीनों मिल गई। और इन तीनों ने मिलकर के, और मैंने कल बोला था जैसे धागे का गुच्छा बना दोगे ना तो वहां पोर बन जाएंगे, स्लिट पोर्स बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। ऐसे यहां पर छिद्रनुमा रचना बन गई। अब इस छिद्रनुमा रचना से क्या होता है? ये ब्लड फिल्टर होकर के आ रहा है। अब समझने वाली बात यह कि ब्लड में क्या फिल्टर होकर आता है।
आप लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 18 में रक्त का संगठन पढ़ चुके हो, ब्लड का कंपोजिशन पढ़ चुके हो। उसमें ब्लड में प्लाज्मा होती है और एक होती है रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाओं को तो भूल जाओ, वो तो छनेंगी नहीं, तो रह गया प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मोस्टली वाटर होता है और बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो प्लाज्मा में प्रोटीन को छोड़ दो बस। तो आपको वापस जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 18 में, समझना होगा प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन वगैरह, फाइब्रिनोजन, जो प्रोटीन होती हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितना भी मेटेरियल होता है, एमिनो अम्ल, बसा अम्ल, ग्लूकोज, हार्मोन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, जितने भी वाटर वगैरह सब छन के आ जाता है और यहां पर आ जाता है छन करके। इसे बोलते हैं छनित या इसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। समझ में आ गया? इसका मान बताया गया है प्रति मिनट 1100 से 1200 ml प्रति मिनट। प्रति मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किसका होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। वृक्क के द्वारा एक मिनट में कितना खून छनता है? 1100 से 1200 ml। ये मान हृदय की जो निकास दर है, जो हृदय की निकास दर है, उसका 1/5वां हिस्सा है। इसका मतलब ये 1/5वां हिस्सा है, तो 5 से गुणा कर दो इसको। यानी हृदय की प्रति मिनट निकास दर कितनी हो गई? 1100 इंटू 5 बराबर 5500 और 1200 इंटू 5 बराबर 6000। यानी 5500 से लेकर 6000 ml प्रति मिनट हृदय की निकास दर होती है। यानी एक मिनट में हमारा हृदय 5 से 6 लीटर ब्लड को निकाल देता है। तुम कहोगे सर तो 5 से 6 लीटर तो निकालता रहता, अरे यही ब्लड वापस घूम रहा है, निकाला फिर पहुंच गया, फिर निकाला फिर पहुंच गया। तो हृदय की जो निकास दर है प्रति मिनट, वो उसका 1/5वां हिस्सा छन जाता है। किसमें? वृक्कों के द्वारा या किसके द्वारा? वृक्क नलिका के द्वारा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब ये छन तो गया भाई, तो अब छन गया तो अगर हम इसकी बात करें, लेकिन ये छनने के बाद अब सोचो आप, इतना ज्यादा छनित हो जाता है ये कि लास्ट में जाकर के अगर इसकी कैलकुलेशन करें, ठीक है ना, तो जो यूरिन जो ये छनता है, ये करीब करीब इतने मान अगर इसको देखें अपन तो उसमें से केवल 125 ml ही कैलकुलेटिव है और बाकी का जो हो जाता है, यानी यूं समझ लीजिए कि आप इसको 1100 से 1200 ml प्रति मिनट छन गया तो ये छनित आ गया। अब ये फिल्ट्रेट जो आ गया, अगर ऐसा प्रति मिनट छनता रहा तो बहुत बड़ी मात्रा हो जाएगी फिल्ट्रेशन की, और वो सब अगर बाहर निकल गया यूरिन के थ्रू तो बचेगा क्या? बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए दूसरी घटना कौन सी होती है दोस्तों? चयनात्मक पुनः अवशोषण। कौन सी होती है? चयनात्मक पुनः अवशोषण। कि जो छनित यहां पर आ चुका है, इस छनित के अंदर दुनिया भर के मटेरियल जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना, एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, मिनरल्स, खनिज लवण, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है ना, वाटर, दुनिया भर की चीजें यहां पर होती हैं भैया। और जब ये दुनिया भर की वस्तुएं यहां पर चीजें होती हैं तो इनमें से वापस से पुनः इनको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो मैं जो समझा रहा हूं ना, वो क्या समझा रहा हूं आपको? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में समझा रहा हूं। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का पहला चरण होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परा निस्यंदन। यानी जो ब्लड होता है वो अविवाही धमनिका से आता है, अपवाही से निकल जाता है, और इस दौरान ग्लोमेरुलस, पदाणु और बोमन कैप्सूल की दीवारें मिलकर के और ब्लड को छानने का काम करती हैं। यह ब्लड 1100 से लेकर 1200 ml के रूप में छनता है। यानी प्रति मिनट 1100 से 1200 ml क्या होता है? छन जाता है। जो हृदय की जो निकास दर होती है, उस हृदय की निकास दर का क्या है? 1/5वां हिस्सा ये माना गया है। अब ये छनित आ गया, लेकिन इस छनित की अगर हम बात करें तो ये छनित अगर पूरा आ गया
तो इसका मतलब हृदय की निकास दर कितनी हो गई, इसको 5 से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो 5 से गुणा करोगे तो 5500 से 6000। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जो परानिस्यंदन जब होता है तो परानिस्यंदन से इसमें क्या होता है, प्लाज्मा की प्रोटीन कभी भी नहीं छनती है और रक्ताणु कभी भी नहीं छनते हैं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, 180 लीटर प्रतिदिन। तो ये पूरे दिन में 180 लीटर प्रतिदिन पर डे फिल्ट्रेशन होता है। एक दिन में कितना फिल्ट्रेशन होता है, 180 लीटर, ठीक है ना। लेकिन इसमें से मात्र 125 ml ही क्या होता है, यहां पर 125 ml को ही निकालते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि लीटर में है ये और ये ml में है, तो 99% रीएब्जॉर्बेशन हो गया। अरे भाई 180 लीटर है ना, 180 लीटर में से 1.25 लीटर मान लो आप, 1.25 लीटर वापस ले लिया हमने, तो 99% का क्या हो गया यहाँ पर, रीएब्जॉर्बेशन हो गया, पुनः अवशोषण हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो इसका मतलब, क्योंकि अगर ऐसा हुआ पूरा ब्लड अगर निकल गया, पूरा छनित निकल गया जी, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। सोचने वाली बात है, अगर खून छन रहा है और ग्लूकोज भी छन गया, सब कुछ छन गया, यूरिया, आयन, लवण सब निकल गए हमारे यूरिन के थ्रू, बचेगा क्या बॉडी में, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वापस होता है। तो दूसरा स्टेप क्या भैया जी, चयनात्मक पुनः अवशोषण। तो अगला जो स्टेप है, यहां से मैं मिटा देता हूं इसको, ये तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आपके पास छनित आ चुका है। अब इस छनित के अंदर सभी चीजें मौजूद है जो अभी मैंने लिखी थी, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लूकोज सब है। अब ये आपका स्टेप यूं था, बोलो आगे था क्या नहीं था। ये होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका थी, प्रायक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब समीपस्थ नलिका। ये होता है हेनले का लूप, और ये होता है भैया जी दूरस्थ कुंडलित नलिका, यही होता है ना, ठीक है ना। तो अब जब ये छनित आया, ये छनित 180 लीटर होता है प्रतिदिन पर डे, जिसमें से मात्र 125 ml ही बाहर निकल पाता है, 1.25 लीटर के लगभग। तो बचे कुछ का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। अब पुनः अवशोषण का मतलब होता है कि ये जो नलिका नुमा भाग है, ये जो हेनले का लूप है ये, और ये जो दूरस्थ भाग है ये, इसमें मौजूद सभी उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करते हैं। वापस लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो जितना भी मटेरियल था, एमिनो अम्ल, फैटी एसिड, ग्लूकोज, मिनरल्स, सोडियम, सॉरी, ठीक है ना, मिनरल्स, सोडियम को वापस डाल देते हैं इसमें, सोडियम, अमोनिया को वापस डाल देते हैं, ठीक है ना, अमोनिया और सोडियम को वापस डाल देते हैं। और बाकी जितने भी उपयोगी चीजें होती हैं, वाटर, इसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके फिल्टर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ध्यान देना मेरी बात को, आगे बढ़ रहा है, और इसको एब्जॉर्ब कर जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, सबको एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, समझ में आ गई, ठीक है। जितनी जरूरत होती है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ध्यान रखना, समीपस्थ कुंडलित नलिका से हेनले के लूप से दूरस्थ तक एब्जॉर्बेशन चलता है, वापस से खींचना, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। अगर नहीं खींचेंगे तो पूरा के पूरा मटेरियल, पूरा के पूरा उपयोगी पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, इसलिए वापस क्या करना पड़ता है, री एब्जॉर्बेशन। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, यहां पर ये आ गई संग्रह नलिका, आ गई संग्रह नलिका, ठीक है ना। बताया था कल आपको मैंने, कल को कहा था याद करना, ये इधर से दूसरे की आ गई, ये संग्रह नलिका हो गई। अब लास्ट में क्या होता है, बच जाती है इसमें यूरिया, यूरिया, और क्या बच जाता है, यूरिक अम्ल, यही तो बताया था मैंने आपको उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, और अमोनिया वगैरह वगैरह, पानी जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी को, वो सब बच जाते हैं और वो यूरिन के रूप में निकाल दिए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अवशोषण हो गया, लेकिन एक टर्म आई है श्रवण या सीक्रेशन। सीक्रेशन ये क्या होता है, सीक्रेशन या श्रवण क्या होता है। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, हम लोग खाते हैं उनको, जैसे ड्रग्स, ड्रग्स माने दवाइयां, ठीक है ना, एल्कोहल यानी शराब, ठीक है ना, ये उच्च अणुभार वाले पदार्थ हैं, मॉलिक्यूलर वेट का हैवी होता है, तो ये यहां से छन नहीं पाते। अब क्या करें, यहां से छन नहीं पाते, तो ये जो मैंने आपको कल चित्र बताया था, डायरेक्ट यूं इस तरह से बताया था मैं आपको, मैंने कल चित्र डायग्राम। तो क्या होता है कि जो पदार्थ एक प्रोसेस के थ्रू, एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू छन नहीं पाते, वे पदार्थ हेनले के लूप की दीवारों से दे दिए जाते हैं। समझ में आ गई, ठीक है ना। जैसे कि आपको क्या बोला मैंने, एल्कोहल,
जैसे कि मैंने आपको क्या बोला, ड्रग्स, दवाइयां, ठीक है ना, ड्रग्स होता है, एल्कोहल होता है, जैसे कि उच्च अणुभार वाले पदार्थ, जैसे कि जो ये नशे की चीजें होती हैं, ठीक है ना। आगे समझ में, आपने कभी देखा होगा, आप दवाई लेते हो और थोड़ा जब यूरिन जाते हो तो पीला होता है, ठीक है ना, उसका रंग वगैरह होता है ना, वो यहीं से जाता है। तो कुछ पदार्थ यहां से छन नहीं पाते, जिनको सीधा ये जो आपको दिखाई दे रही है ये परिनलिका, इसके द्वारा सीधा हेनले के रूप में डाल दिया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए घरों में कचरे की गाड़ी आती है लेने के लिए, तो कचरा हमने गाड़ी में डाला एक, तो फिर वो गाड़ी वाला ले आकर डाल के आ गया, एक तुम डायरेक्ट डाल के आ गए उसको कचरे को, तो वो डायरेक्ट डाल दिया था क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत उसको नहीं हो पाया, वो नहीं काम नहीं हो पाया, तो यहाँ से हो गया। तो इस घटना को बोलते हैं सीक्रेशन। इस दौरान क्या होता है, इन पदार्थों को वापस डाला जाता है, ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इस प्रकार पहले स्टेप में परानिस्यंदन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से मुख्य रूप से मेन पदार्थ आ जाते हैं यूरिन के रूप में। अगर वो निकल गए तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनको वापस से क्या करना पड़ता है, रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, पुनः अवशोषण करना पड़ता है, ताकि बॉडी के अंदर ताकत रहे और केवल बेकार क्या फालतू पदार्थ ही बाहर निकले। और जो पदार्थ यहां से छन नहीं पाते उनको श्रवण के थ्रू डाल दिया जाता है, और इस प्रकार मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में पहला भाग है समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा भाग कौन सा है, हेनले का लूप, और तीसरा भाग कौन सा होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और चौथा भाग कौन सा होता है, संग्रह नलिका। इनके अपन कार्य पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है और वो होगा वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य, ठीक है ना। यही डायग्राम आपको फिर से काम करेगा, मैं बना देता हूं इसको। देखिए ये देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। इसका नाम दे देता हूं मैं आपको, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसका नाम दे देता हूं मैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसका नाम दे देता हूं मैं, हेनले का लूप। हेनले की लूप की ये कौन सी है, अवरोही भुजा। ये कौन सी है, आरोही भुजा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है ना। और ये क्या है भैया जी, संग्रह नलिका। अब देखो ये फिल्ट्रेट आ गया, फिल्ट्रेट, और इसमें सभी प्रकार के उपयोगी पदार्थ हैं, ऑल ऑफ दी मेटेरियल्स आर फाइंड। बोला था ना, जब रक्त छनता है, ब्लड छनता है किडनी के द्वारा, तो जब रक्त छनता है किडनी के द्वारा तो सभी इंपॉर्टेंट पदार्थ यहां आ गए। कौन से बोले मैंने, देखो यहां बता रहा हूं, ये छनित है, छनित ये लिख दिया मैंने, छनित, छनित माने फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट छनित। इसमें देखो क्या क्या मौजूद है, सब चीजें, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयन, फिर सभी खनिज लवण हो गए, फिर हार्मोन्स, विटामिन्स, विटामिन्स, समझ में आ रही है बात, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, आगे समझ में, ग्लूकोज, सब कुछ है, मतलब जो तुम समझते हो सब कुछ है। केवल क्या नहीं है, प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं है और रक्त कणिकाएं नहीं है। अगर रक्त कणिकाएं आ जाती ना लाल आरबीसी, तो मूत्र रेड कलर का होता है, इसलिए वो नहीं है। समझ में आ गई बात। तो प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं है और बाकी सब प्लाज्मा है, उसके लिए रक्त पढ़ना पड़ेगा, ब्लड पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ा चुका हूं मैं। अब सब इसमें से 99% को एब्जॉर्ब करना है, 99% को, क्योंकि 180 में से 1.25 लीटर ही निकलेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब करना है। तो देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन शुरू हो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूं, ऐसे होती है देखो नली, ऐसे टच करती हुई चलती है, ठीक है ना। ये देखिए वास्तविक पोजीशन है इसकी, ऐसे होती है नली, समझ में आ गई, ठीक है ना, ऐसे होती है नली।
ये ब्लड जा रहा है, इसमें रक्त जा रहा है, देख लो, ये जा रहा है, देखो, ये जा रहा, देखो, ये जा रहा, समझ में आ रही है बात? ये देखते जाओ, ये देख लीजिए, ठीक है ना, ये जा रहा है ब्लड, तीर जो लगाए। अब साहब यहां में क्या हो गया, इधर तो ब्लड आया, छना जा रहा है साहब, तो देखो जो खून है उसमें यहां क्या रह गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की प्रोटीन, यही रह गई ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा की प्रोटीन, बाकी सब कुछ यहाँ है। इसको वापस लेना पड़ेगा दोस्तों। वापस लेने के लिए क्या होगा, यहां से वापस ले रहे हैं भैया, ये देखो वापस ले रहे हैं, वापस लेते जाओ, वापस लेते जाओ। किस चीज को वापस लेंगे हम लोग, देखते हैं। हम लोग वापस किस चीज को लेंगे, हम लोग लेंगे वापस मुख्य रूप से वाटर, जल, ठीक है ना, एमिनो एसिड्स को लेंगे, फैटी एसिड्स को लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे। अरे भाई तुमने जो भोजन किया था उस भोजन को वापस तो लेना पड़ेगा, नहीं किस क्यों किया भोजन हमने, ये सारी चीजें वापस ली जाती हैं, आया समझ में। और बदले में कुछ देंगे भी, तो क्या देंगे, सोडियम देंगे, Na+ देंगे, अमोनिया देंगे, अमोनिया, अमोनिया बेकार पदार्थ है, तो अमोनिया देंगे बदले में, ठीक है ना, बदले में देना भी पड़ता है, सोडियम देंगे, अमोनिया देंगे, और बाकी सब लेंगे, जल को लेंगे, एमिनो एसिड्स को लेंगे, सबको वापस लेंगे। अब आगे बढ़ता जा रहा है मामला, तो समीपस्थ का काम तो ये हो गया कि वह वाटर को, एमिनो अम्लों को, फैटी एसिड्स को, ग्लूकोज को वापस खींच लेता है, ठीक है ना, यहां से वापस अपशोषण हो गया, क्लियर, और बदले में सोडियम को और अमोनिया को दिया जाता है, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। अब अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है, जल के लिए पारगम्य है, पारगम्य का मतलब यहां सिर्फ जल को लिया जाएगा, वाटर को, किसको लिया जाएगा, वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर को। जबकि जो आरोही भुजा है वो खनिजों के लिए पारगम्य, खनिज लवण, ये खनिज लवण लेगी, खनिज लवण, सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी इस फिल्ट्रेट में मौजूद है उसमें से सब कुछ वापस खींच लो भाई, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे रुपए पड़े हुए चारों तरफ, जितना खींच सकते हो खींच लो, जो रह जाएगा वो रह जाएगा। तो अपन ने क्या किया, यहां पर सारी चीजें खींच ली। अवरोही भुजा में क्या खींचा, क्या खींचा, वाटर को वापस खींच लिया। आरोही में क्या खींचा, खनिज लवणों को वापस खींच लिया। तो काम काम की चीज आ गई, जल को खींच लिया, खनिजों को खींच लिया हमने, एमिनो अम्ल को ले लिया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं साहब, आगे बढ़ते बढ़ते कहां गए अपन, दूरस्थ पे आ गए। अब दूरस्थ तक पहुंचते पहुंचते लगभग लगभग हम 90-92% वापस खींच लेते हैं, अब थोड़ा बहुत रह जाता है। अब ये देखना पड़ता है शरीर की जरूरत है कि नहीं है, शरीर को पानी की जरूरत है कि नहीं है, शरीर को खनिजों की जरूरत है कि नहीं है। अगर जरूरत है तो फिर से दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा खनिज लवणों को और वाटर को ले लिया जाता है, नहीं है तो नहीं लिया जाता है, अगर है तो लिया जाता है। अरे भाई जरूरत होगी तभी तो लेंगे। जैसे आप लोग और हम लोग सभी यूरिन जाते हैं, पानी पी लोगे ज्यादा, यूरिन वापस जाओगे, बार बार जाओगे, सीधी सी बात है। कई लोगों को देखा होगा टॉयलेट जाते हैं, पानी पी लेते हैं, 10 मिनट फिर टॉयलेट जाते हैं। एसी में बैठ जाओगे तो टॉयलेट ज्यादा आएगा आपको, पसीना नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। ये सारी घटनाक्रम, जरूरत नहीं है बॉडी को, शरीर को कब जरूरत पड़ती है पानी की, जब गर्मी लगती है तभी तो पड़ती है। अब सर्दी में बैठो, ठंड में बैठो, एसी में बैठो, काहे की जरूरत है, नहीं जरूरत। तो ये जरूरत, तो जरूरत के हिसाब से ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जरूरत के हिसाब से, तो मेन मेन ऑब्जर्वेशन कहाँ जाता है, समीपस्थ में और हेनले के लूप में, और दूरस्थ में भी हो जाता है। और बहुत जरूरत पड़ गई, अरे साहब हमसे तो ये चीज रह गई, और एक चीज रह गई साहब शरीर को, तो वो संग्रह नलिका में फिर से ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो इस तरह से वृक्क नलिका के विभिन्न भागों में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता रहता है, वापस पुनः अवशोषण घटना होती रहती है। और जब ये अवशोषण की पुनः घटना हो जाती है तो लास्ट में बच जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, यूरिया। क्या बच जाता है, यूरिया। और क्या बच जाता है, वाटर, जल, ठीक है ना, यूरिया बच जाता है, जल बच जाता है, यूरिक अम्ल रह जाता है, बेकार के पदार्थ रह गए, बेकार के पदार्थ, बेकार के पदार्थ जिनको उत्सर्जन करना है, एल्कोहल, ठीक है ना, ड्रग्स, ड्रग्स माने दवाइयां, अमोनिया, क्रिएटिन, इनकी शरीर को जरूरत नहीं है, ये सब वेस्ट मटेरियल है। और इन्हीं सबसे मिलकर के क्या बनता है, मूत्र बनता है। क्या बनता है, मूत्र। तो काम की चीज तो हमने ले ली और बेकार की चीज छोड़ दी, और वही हमारा यूरिन के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। आई समझ में, ठीक है ना, यूरिन के रूप में बाहर निकाल जाता है। अब मूत्र का संगठन क्या होता है, समझ में आ गया होगा। ये मूत्र का संगठन क्या होता है, तो देखो इधर बताता हूं आपको। मूत्र जो होता है ना, वो हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का।
1.01 रो से 1.04 रो इसका घनत्व होता है, घनत्व। यूरिनॉइड पदार्थ के कारण इसकी एक विशिष्ट गंध होती है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण इसका पीला रंग होता है, पीला रंग। तो अगर मूत्र की बात करोगे आप, तो मूत्र के संगठन में आप क्या देखोगे कि मूत्र हल्के पीले रंग का होता है। अगर गाढ़ा पीला आ रहा है तो आपको पानी की जरूरत है, पानी पीजिए। अगर बिल्कुल व्हाइट आ रहा है तो पानी नहीं पीना है अपन को। तो हल्के पीले रंग का है, जिसका काम होता है, जो क्यों होता है हल्का पीला रंग, यूरोक्रोम नाम के वर्णक के कारण। मूत्र का घनत्व 1.01 रो से 1.04 रो होता है, और मूत्र की एक विशेष गंध होती है, पीला पीला हो जाता है। कहीं यूरिन का प्लेस देखा होगा आपने, सफाई नहीं होती है तो उसकी विशिष्ट गंध आती है, वो यूरिनॉइड के पदार्थ की वजह से आती है। समझ में आगे बात नहीं आई? ठीक है ना। और हल्का अम्लीय इसको माना गया है, यानी 6.8 के लगभग इसकी पीएच मानी गई है। इसकी पीएच 6.8 के लगभग होती है, हल्का अम्लीय इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मूत्र की कहानी। और तो आज हमने टॉपिक पढ़ा क्या कि वृक्क नलिका जो होती है, सॉरी, मूत्र निर्माण कैसे होता है, मूत्र का संगठन क्या है, और वृक्क नलिका के विभिन्न कार्य, समीपस्थ, दूरस्थ और हैंडलिक लूप के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूत्र का सांद्रण वगैरह। थैंक यू वेरी मच।